हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और आज हम बात करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस की। तो मेनली सेल्फ इंडक्टेंस की हम लोगों ने पिछले क्लास में ही बात कर ली थी और वहाँ पे हम लोगों को एक कोफिशिएंट मिला था जिसको हम लोगों ने क्या बोला था, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, या सीधा सीधा उसे इंडक्टेंस का नाम दिया था। ठीक है, और उसके बारे में अच्छी खासी तारीफ हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ही कर ली थी, लेकिन आज एक्चुअल में हम उसी के बारे में अच्छे से डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है ना, यानी कल या पिछले वाले लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात किया था, मतलब ये देखा था कि इंडक्टेंस आया कहाँ से था, है ना। तो चलिए वहीं से कहानी स्टार्ट करते हैं। मेनली हम सबको पता है कि अगर मान लीजिए मैंने एक सोलेनॉइड लिया, इसके अंदर मैंने क्या कराया, करंट पास कराया। क्या कराया? करंट पास कराया। ठीक है, तो जब मैं इसके अंदर करंट पास कराऊंगा, ओके, तो करंट पास कराने से क्या होगा कि अगर मैं एक सोलेनॉइड को पकड़ूं ऐसा कुछ होगा, तो इसके अंदर क्या होगा, करंट ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो जब करंट जाएगा तो इसके अंदर क्या होगा, अंदर की ओर एक मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा, है ना, यानी अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड भी जाएंगी। अब मैंने जो करंट यूज किया था वो करंट कैसा था, चेंजिंग करंट था। हर समय क्या कर रहा था, अपनी क्वांटिटी बदल दे रहा था, है ना। चेंजिंग करंट का मतलब क्वांटिटी चेंज हो रही थी इसकी, यहाँ पे चेंजिंग आई था। अब इससे हो क्या रहा था कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा कर रहा था या जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा था वो भी बार बार क्या हो रही थी, बदल रही थी, है ना। अब चेंजिंग करंट मैंने बताया था आपकी दो तरीके से हो सकता है, या तो वो इंक्रीज कर रहा हो टाइम के रिस्पेक्ट में, या तो डिक्रीज कर रहा हो यानी डिक्रीजिंग हो। ओके, तो दो तरीके से हमको करंट लेना है। अब हमने जैसा भी करंट लिया, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो उन दोनों केसेस में क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड की जो एबिलिटी होगी वो भी क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी। मान लेता हूँ कि मैंने इंक्रीजिंग लिया है तो हर समय क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। अगर मैं इसके जस्ट पीछे चला जाऊँ, अगर मैं इस वायर के जस्ट पीछे चला जाऊँ तो मुझे ये देखने के लिए मिलेगा कि इस वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड्स की जो संख्या है वो हर समय क्या हो रही है, बढ़ रही है। कभी 20 आ रहा है तो अब अगले बार में क्या आएगा, 30 आएगा, फिर 40 आएगा, फिर 50 आएगा। अगर मैं इस चीज़ को समझूं तो एक्चुअल में क्या कि जब किसी सरफेस के बाहर मैग्नेटिक फील्ड हम देखते हैं या सरफेस के उस पार देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका मतलब वो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। और यहाँ पे हर समय क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है। और जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तब तक एक करंट पैदा होगा जिसे क्या बोलेंगे हम लोग, इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे। ठीक है ना। तो चूंकि यहाँ पे आई क्या है, बढ़ रहा है, तो बी भी क्या होगा, बढ़ेगा। और बी बढ़ेगा तो फाई के अंदर भी क्या आएगा, चेंज आएगा। सीधा सीधा फाई भी क्या होगा, चेंज, है ना, चेंज होगा। मतलब ये इसको इंक्रीज करूंगा तो ये भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। मैंने यहाँ पे रिलेशन आपको कैसे समझाया था, जैसा मुझे पता है कि B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई होगा, है ना। एक पूरे सोलेनॉइड के लिए तो यही होता है। मेनली जब आप आई बढ़ाओगे तो B क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना। जैसे सीधा सीधा लिख दो कि ये चेंज कर रहा है तो भाई B भी क्या होगा, चेंज होगा। अगर ये चेंज होगा तो जैसा कि मुझे पता है कि फाई इज इक्वल टू क्या होता है, फाई इज इक्वल टू B इंटू ए होता है। अगर ये चेंज होगा यानी B यहाँ पे चेंजिंग है तो ये चेंज हो रहा है तो फाई भी चेंज होगा। और जब जब फाई चेंज होगा यानी अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो क्या पैदा होगा, इंड्यूस्ड करंट। ठीक है ना। तो हमें देखने के लिए ये मिलेगा कि इस वायर के अंदर इस करंट के अलावा भी एक नया करंट पैदा हो जाएगा जिसे हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे। और चूंकि ये जो करंट पैदा होगा ये खुद के कारण यानी खुद के करंट के कारण पैदा हुआ है, यानी खुद के कारण मैंने इंड्यूस करंट पैदा कर दिया, कोई दूसरा नहीं आया है, कोई दूसरा फैक्टर नहीं आया है, कोई दूसरा मैग्नेट नहीं आया है, खुद वायर ने ही प्रोड्यूस किया है। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सेल्फ इंड्यूस्ड करंट। यानी ऐसे करंट को हम क्या बोलेंगे, सेल्फ इंड्यूस्ड करंट। तो सेल्फ इंड्यूस्ड करंट आ जाएगा और इस सेल्फ इंड्यूस्ड करंट के पैदा होने की जो घटना है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है ना। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। तो सेल्फ इंडक्टेंस एक घटना होती है जिसमें जो वायर है अपने अंदर ही एक सेल्फ इंड्यूस्ड करंट पैदा करता है। ठीक है, और कैसे होता है आई होप आप समझ गए होंगे। इसमें करना क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको चेंजिंग करंट का यूज करना है, यानी यहाँ पे आप जो करंट यूज करोगे वो चेंजिंग होना चाहिए, हर समय टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा हो। ठीक है, अब देखो उसकी अगर मैं डायरेक्शन देखूँ यानी सेल्फ इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन देखूँ तो किधर की ओर होगी, तो अगर मैं उस साइड से यानी इसके जस्ट पीछे साइड से मैं देख रहा हूँ तो हर समय क्या हो रहा है, हर समय नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स इंक्रीज हो रही है ना, यानी अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है। तो इंड्यूस्ड करंट के दौरान मतलब इंड्यूस्ड करंट कैसे पैदा होता है, तो सर इसके अपोजिट में वायर जो होगा इसके अपोजिट, क्योंकि अंदर बढ़ रही है तो घटाने का प्रयास करेगा। लेन साहब ने यही बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जिधर की होगी, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जिधर की ओर होगा, बढ़ रहा है तो घटाएगा, घटा रहा है तो बढ़ाएगा। तो अंदर की ओर बढ़ रहा है ना, तो मैं ये जो वायर होगा इसका विरोध करने के लिए किधर की ओर मैग्नेटिक फील्ड निकालेगा, मतलब किधर की ओर मैग्नेटिक फ्लक्स देगा, बाहर की ओर, तो इधर की ओर होगा।
इसकी डायरेक्शन अंदर की ओर, ये किधर की ओर आएगा, बाहर की ओर। तो मैंने अंगूठा किधर कर दिया, बाहर की ओर, हाथ को कर्ल करूंगा तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन किधर की ओर हो जाएगी, ऐसे। यानी ये वाला जो करंट है, चेंजिंग करंट किधर से जा रहा है, जो मैंने दिया है चेंजिंग करंट है ये, इसकी डायरेक्शन किधर की ओर है सर, ये है क्लॉकवाइज। क्या है, क्लॉकवाइज। लेकिन ये जो इंड्यूस करंट है इसकी डायरेक्शन किधर की ओर है, एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या है, इंड्यूस्ड करंट है, और ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। ओके, और इस घटना से हमें ये देखने के लिए मिलेगा, क्या देखने के लिए मिलेगा कि जैसे जैसे हम करंट बढ़ाते जाएंगे, यानी जैसे जैसे करंट इंक्रीज होते जाएगा, वैसे वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आते जाएगा। ठीक, अब मैं बढ़ा रहा हूँ तो बढ़ रहा होगा, घटा रहा हूँ तो घट रहा होगा। यानी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट के ऊपर, है ना। तो वहां से हम लोगों ने एक रिलेशन देखा था, मतलब इस घटना के बाद हमें ये समझ में आया कि जो फाई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, है ना। फाई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, और अगर फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई क्या आएगा यहाँ पे, कांस्टेंट आएगा। तो फाई इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया था एल आई, और ये जो एल है दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, यहीं से कहानी बनी थी इसकी। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्टेंस का कोएफिशिएंट आ गया था, या सीधा सीधा हमने इसको क्या बोल दिया था, इंडक्टेंस। ठीक है, इंडक्टेंस आ गया था। अब मेनली ये जो इंडक्टेंस है वो क्या कर रहा है, अगर आप बताएं, सीधा सीधा मतलब समझा जाए तो इंडक्टेंस क्या करेगा यहाँ पे, क्या इंडक्टेंस क्या बोलते हैं, कोई प्रॉपर्टी है, या इंडक्टेंस कोई क्वांटिटी है, या इंडक्टेंस सिर्फ एक कांस्टेंट है, क्या है इंडक्टेंस, इसको समझना पड़ेगा हमको। ओके, तो आज के पूरे टॉपिक के अंदर हम एक्चुअल में इंडक्टेंस को डील करेंगे, और सेल्फ इंडक्टेंस को खत्म करने के बाद हम पढ़ेंगे सेकेंड टाइप का इंडक्टेंस, जिसे हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इंडक्टेंस को। अब इंडक्टेंस क्या होता है इसको समझिए। मेनली जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे फिजिक्स के अंदर, फिजिक्स छोड़िए, सीधा सीधा इलेक्ट्रिसिटी के अंदर तीन तरीके से इस तरीके से कांस्टेंट आए हैं। सबसे पहला आया था सर, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I था। ठीक है ना, वोल्टेज जो होता है I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे हम करंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा, यानी वोल्टेज बढ़ता जाएगा, और यहाँ से पैदा हुआ था R, यानी V इज इक्वल टू R I आया था। वैसे ही Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे चार्जेस बढ़ते जाएंगे, है ना। तो यहाँ से क्या आया था, Q इज इक्वल टू CV आ गया था, बिल्कुल। और सेम फिनोमिना के अनुसार या सेम तरीके से हमारे पास आया फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो फाई इज इक्वल टू हमारे पास आ चुका है LI, यानी सेम तरीके से हमारे पास ये आया है ना। अब ध्यान दीजिएगा इन दोनों से रिलेशन है इसका, यानी ये जो L है ना वो इन्हीं तरीके, मतलब इन्हीं लोगों जैसा मिल रहा है, इन्हीं लोगों जैसा नेचर रखेगा। स्पेशली ध्यान से समझिएगा, इसमें जो C होता है इट इज अ प्रॉपर्टी, R इट इज अ प्रॉपर्टी, तो ऐसे ही L भी क्या है, प्रॉपर्टी है ना। मेनली क्या है कि ये देखिए, ये तब के लिए है जब हम किसी चार्ज को स्टोर कर रहे हैं, है ना। जब किसी चार्ज को स्टोर करते हैं तो किसी भी कैपेसिटर के पास, कैपेसिटर छोड़ो, किसी भी कंडक्टर के पास चार्ज को होल्ड रखने की कितनी कैपेसिटी है, इस प्रॉपर्टी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कंडक्टेंस। ठीक है ना, तो कंडक्टेंस का मतलब और कुछ नहीं होता, ये प्रॉपर्टी दिखाता है किसी भी कंडक्टर की। आर क्या होता है, इट इज अ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है सर, करंट के मार्ग में या करंट के पाथ में कितना ये प्रतिरोध पैदा कर सकता है, यानी विरोध पैदा करने की प्रॉपर्टी। यानी किसी भी वायर के अंदर जब करंट फ्लो होगा तो इसका ये क्या करेगा, विरोध करेगा। वैसे ही यहाँ पे एल आया है, तो एल इज नथिंग बट इट इज आल्सो अ सेम टाइप एंड सेम लाइक रेजिस्टेंस। इसको हम क्या बोलते हैं एक्चुअल में, इंडक्टेंस। तो दोनों के सॉरी तीनों के नाम भी आप देखेंगे तो सेम टाइप में ही है ना, कंडक्टेंस, इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस। सबके लास्ट में टेंस लगा हुआ है ना। तो तीनों एक प्रकार की क्या बताते हैं, प्रॉपर्टी बताते हैं। अब प्रश्न ये है कि ये इंडक्टेंस क्या बताता है। भाई रेजिस्टेंस तो सबने पढ़ा है, कंडक्टेंस भी सबने पढ़ा है, इंडक्टेंस क्या बताता है। तो मेनली इंडक्टेंस एक्चुअल में अगर मैं सीधा सीधा बताऊं तो इसके अगर फिजिकल मीनिंग समझोगे तो जैसे मैकेनिक्स के अंदर इनर्शिया होता है, वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर इंडक्टेंस होता है। मतलब समझिएगा, मैकेनिक्स के अंदर पकड़िएगा तो मैकेनिक्स आप जानते हैं, मैकेनिक्स फिजिक्स की ही एक ब्रांच है। यहाँ पे स्पेशली हम मोशन और फोर्स का एक साथ डीलिंग करते हैं, है ना। तो मैकेनिक्स के अंदर फोर्स और मोशन का डीलिंग हो रहा होता है, और वहाँ पे आप देखते हो कि एक शब्द आता है इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है सर, इनर्शिया जो है वो एक प्रॉपर्टी है किसी भी
मास वाले ऑब्जेक्ट की या किसी भी ऑब्जेक्ट की जिसके कारण वो अपने पोजीशन अपने स्टेट में चेंज होने का क्या करता है, विरोध करता है। वैसे ही इंडक्टेंस भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर इनर्शिया जैसे ही प्रॉपर्टी दिखाता है, ठीक है ना। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर सेम कहानी दिखाता है ना। मेनली जैसे आप समझ सकते हो कि इनर्शिया आता किसके कारण है, मास के कारण, समझ में आ रहा है। वैसे ही इंडक्टेंस जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर जो इनर्शिया है वो किसके कारण आएगा, वो आएगा एक्चुअल में इस इंडक्टेंस के कारण, समझ में आ रहा है। जैसे पुनः समझिएगा, मैकेनिक्स के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया जो एक्चुअल में अपने स्टेट का चेंज होने का विरोध करती है। वैसे ही सेम नेचर रखता है। अभी मैं खुल के नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा समझ लूंगा मैं। पहले मैं यहाँ पे फीलिंग आपकी जनरेट करा लूँ कि एक्चुअल में मास के कारण इनर्शिया आता है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसके पास मास है तभी वो क्या करेगा, विरोध करेगा। वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर इंडक्टेंस के कारण क्या होता है कि एक्चुअल में वो भी इनर्शिया जैसी प्रॉपर्टी यानी विरोध करने का काम करता है, अपोज करने का काम करता है। ध्यान से आप ऑब्जर्व करिए तो ये करंट ऐसे जा रहा था, ये करंट ऐसे आ रहा है ना। मेनली जो इंडक्टेंस पैदा हुआ है, इंडक्टेंस आया है ना, तो इंडक्टेंस कहाँ से आया कि भैया मैंने आई के अंदर चेंज लाया तो फाई में चेंज आया है ना, आई फाई, ध्यान से समझिएगा। और फाई और आई के बीच में एल पैदा हुआ है। एक्चुअल में ये एल कुछ और नहीं है, ये एल दिखा रहा है कि किस तरीके से इस करंट का विरोध करना है, समझ में आ रहा है। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर ये सेम कहानी रिपीट करता है कि अगर किसी भी कंडक्टर के अंदर फ्लक्स के कारण जो करंट पैदा हो रहा है उसका ये विरोध करने का गुण दिखाता है, समझ में आ रहा है। यानी ये भी नहीं चाहता कि कोई करंट उस बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो। सीधा पकड़िएगा, फिर से मैं बता रहा हूँ, मतलब इनर्शिया क्या बताता है, अपोज करना है स्टेट में चेंज को। तो वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो इनर्शिया होगा वो जो होगा वो ये भी वो भी ये चाहेगा, मतलब वो भी अपोज करेगा किस चीज़ को, करंट को, ठीक है ना। ये अपोज करेगा स्टेट में चेंज को, है ना, और ये अपोज करेगा करंट को। बस सिंपल सेम कहानी है। जैसे इनर्शिया यहाँ पे काम कर रहा है वैसे इनर्शिया यहाँ पे काम कर रहा है। बस फर्क क्या है कि यहाँ पे इनर्शिया मास के कारण आएगा और यहाँ पे इनर्शिया किसके कारण आएगा, इंडक्टेंस के कारण आएगा, समझ में आ रहा है। तो ये मतलब होता है इंडक्टेंस का। मतलब अगर कभी भी फ्लक्स के कारण चेंज हो रहा है, फिर से समझ लीजिएगा, फ्लक्स के कारण चेंज, मतलब फ्लक्स में चेंज आ रहा है और फ्लक्स में चेंज करने के कारण क्या आ रहा है सर, इंड्यूस्ड करंट आ रहा है। तो उस करंट का विरोध करने की जो गुण होता है या विरोध करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसी को इंडक्टेंस कहते हैं, ठीक है ना। और मेनली ये गुण आएगा कहाँ से, इंडक्टेंस के कारण आएगा। मेनली ये क्या है, इनर्शिया। ये गुण जब भी कोई दिखाएगा इनर्शिया होगा। भाई नहीं चाहता कोई कि हमारे अंदर हम चुपचाप बैठे हैं और हमारे में क्या आ जाए, चेंज आए, तो इनर्शिया तो कहलाएगा। इनर्शिया सेम फीलिंग जनरेट करता है कि भाई नहीं देखो, इनर्शिया का मतलब भैया स्टेट में चेंज, मतलब चुपचाप बैठे हैं तो हम नहीं चाहेंगे कि दौड़ना, अगर हम दौड़ रहे हैं तो हम नहीं चाहेंगे चुपचाप बैठना। वैसे एक कंडक्टर है, वो नहीं चाहता कि उसके अंदर कोई करंट फ्लो हो, फिर भी मैंने क्या फ्लो करा दिया, करंट। तो मैं उसके गुण का क्या कर रहा हूँ, विरोधाभास कर रहा हूँ ना। तो ये नहीं चाहेगा, और नहीं चाहेगा तो जब मैं इसके अंदर करंट पास कराऊंगा तो ये इसका विरोध करेगा, और विरोध करने के लिए उस क्या पैदा करेगा, इंडक्टेंस। वो एक्चुअल में इंडक्टेंस पैदा नहीं करेगा, इंडक्टेंस उसके अंदर भरा पड़ा रहेगा, है ना। मास किसी के अंदर हम पैदा करते हैं, मास पहले से भरा पड़ा होता है, समझ रहा है। लेकिन जब हम करंट पैदा करेंगे, मतलब करंट इसके अंदर डालेंगे, तो वही एल सामने आके लड़ना स्टार्ट करेगा। जैसे हम कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये बॉडी है, इसको मैं मूव कराना चाहता हूँ तो इसका मास पहले क्या करेगा, विरोध करेगा। जब मैं इसको नीचे से उठा रहा हूँ तो इसका जो मास है वो मेरा क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है ना। मेनली विरोध का मतलब होता है, देखो, फोर्स जनरेट करेगा, है ना। क्या करेगा, वो फोर्स जनरेट करेगा। भाई मास है तभी तो फोर्स जनरेट कर पाएगा, मास नहीं होगा तो फोर्स भी नहीं जनरेट कर पाएगा, बिकॉज एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम में होता है। तो आई होप आप यहाँ से कनेक्ट कर पाएंगे कि इंडक्टेंस का मतलब क्या होता है ना। इंडक्टेंस मतलब जो नहीं चाहेगा कि कोई करंट किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर आए। ओके, अब आप कहेंगे सर ऐसा तो काम रेजिस्टेंस भी करता है, रेजिस्टेंस भी नहीं चाहता कि करंट फ्लो हो, रेजिस्टेंस भी सेम काम करता है और ये भी सेम काम करता है। तो मैंने आपको बताया था, इसके अंदर बताया था ये क्या होता है, ये किसी भी पदार्थ के अंदर ये भी रहता है और ये किसी भी पदार्थ के अंदर ये भी रहता है, लेकिन दोनों का पहले ओरिजिन समझो। ये पैदा तब होता है जब हम करंट फ्लो कराते हैं, यहाँ भी ये पैदा तभी होगा जब करंट फ्लो करेंगे, लेकिन एक्चुअल में ये एल तब आया जब फाई में चेंज आया है, समझ आ रहा है। जब फाई में चेंज आ रहा है यानी एक्चुअल में ये ऐसा करंट है जो खुद से पैदा हो रहा है। इसको पकड़ो, ये करंट के कारण ये फाई में चेंज आएगा, फाई में जब चेंज आएगा तब क्या होगा,
तब खुद से करंट पैदा होगा। यहाँ पे तो आप एक्सटर्नल करंट ला के दे रहे हो ना, और एक्सटर्नल करंट के कारण जो करंट घूम रहा है उसका ये विरोध कर रहा है। समझ पा रहे हो? इसमें क्या होगा कि खुद से करंट पैदा होगा। इसमें क्या होगा कि खुद के अंदर, यानी जो वायर है इस वायर के अंदर करंट पैदा होगा। इसको कनेक्ट करो, जैसे ये इंड्यूस करंट है और ये बाहरी करंट है, ये चेंजिंग करंट है। क्या है? चेंजिंग करंट। और ये क्या है? इंड्यूस्ड करंट है। तो इंड्यूस्ड करंट तो खुद से पैदा हो रहा है ना, तो ये खुद से जो करंट पैदा हो रहा है उसका विरोध करने के लिए आया है। ठीक है? ऐसे ही एम मास में अगर कोई एम मास का कोई ऑब्जेक्ट है वो खुद से नहीं ना चलना चाहेगा, ये विरोध है ना। विरोध क्या है कि भाई वो खुद से नहीं चलना चाहेगा, उसको चलाना चाहोगे तो खुद से नहीं चलना चाह रहा है, इसीलिए वो विरोध कर रहा है। वही सेम कहानी यहाँ पे है इंडक्टेंस में। देखो, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? एल को इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ना बोल के इलेक्ट्रिकल इनर्शिया के रूल से, मतलब इलेक्ट्रिकल इनर्शिया के नाम से हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। नहीं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस तो वही है ना। मेनली क्या है? इलेक्ट्रिकल इनर्शिया है ये। कौन? एल। यही जनरेट करता है इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। जबकि मैकेनिक्स के अंदर कौन जनरेट करता है इनर्शिया? मास। ओके, आई होप दोनों कहानियाँ आप समझ गए होंगे। एल का मतलब समझ में आ गया? बिल्कुल। अब चलते हैं, समझते हैं एल का यूनिट। एल का यूनिट क्या होता है? कंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों बतिया एक ही चल रही है। जैसे देखिए, कैपेसिटेंस बोल दे, ठीक है ना, तो वही कैपेसिटर की क्या क्षमता बताता है, यही ना है। तो वही चीज़ है, मैंने उसी को कंडक्टेंस में बोल दिया मैंने। नहीं, एक्चुअल में कंडक्टेंस कुछ और है, कैपेसिटेंस कुछ और हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, कंडक्टेंस ऐसे रो मेरे पास आया था, रो को एक्चुअल में कंडक्टेंस बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं चालकता। ठीक है ना, ये चालकता है। ठीक है ना, तो रो को एक्चुअल में कंडक्टेंस बोलते हैं। ये जो सी है एक्चुअल में कैपेसिटेंस है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे। ठीक है ना, ये धारिता। ठीक है, हाँ ये सही है। कंडक्टेंस का मतलब होता है चालकता। ठीक है ना, सी का मतलब तो यहाँ पे कैपेसिटेंस हो जाएगा। मेनली सेल्फ इंडक्टेंस के अंदर चलते हैं और बात समझते हैं यूनिट की। यूनिट ऑफ एल। एल मतलब इंडक्टेंस। ठीक है, इंडक्टेंस की यूनिट देखते हैं। तो मेनली एल पैदा कहाँ से हुआ है? तो यहाँ से पैदा हुआ है कि फाई इज इक्वल टू आई। तो फाई इज इक्वल टू एल आई था ना। एल की वैल्यू निकालें तो क्या मिलेगा हमको? फाई अपॉन आप आई। और एल इज इक्वल टू फाई का क्या होता है? वेबर होता है, और इसका क्या होता है? एम्पियर होता है। और वेबर अपॉन एम्पियर को हम हेनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेनरी। ठीक है ना, तो एल की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? हेनरी होती है, पहली बात। ठीक है, अगर हम इस एल को लिखना चाहें इन टर्म ऑफ फ्लक्स लिंकेज, ठीक है ना, यानी यल इन टर्म्स ऑफ फ्लक्स लिंकेज, तो फ्लक्स लिंकेज के बिहाफ पे अगर हम एल की यूनिट लिखना मतलब एल को लिखना चाहें तो क्या होगा? तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फाई अपॉन आई। देखो इसमें क्या है कि एल जो है किस टर्म में लिखा गया है? फ्लक्स के टर्म में लिखा गया। यही तो है फ्लक्स अपना, यही मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ना, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के टर्म में लिख दिया गया। और अगर हम इस एल को लिखना चाहें तो इन टर्म्स ऑफ ईएमएफ के भी लिख सकते हैं, है ना। कैसे? उसको देखिएगा। मेनली हम सबको पता है कि जो ई होता है वो माइनस डी फाई अपॉन डी टी होता है माइनस डी फाई अपॉन डी टी होता है। ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी होता है। फाई की वैल्यू निकालो तो फाई इज इक्वल टू क्या है मेरे पास? एल आई है। इस चीज़ को यहाँ पे पुट कर सकता हूँ मैं। मेनली यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूंगा तो क्या मुझे मिलेगा? सर माइनस डी फाई है यहाँ पे, तो फाई की जगह पे लिख दूंगा एल आई अपॉन पूरे के नीचे डी टी। अब एक बात बताइए, कौन सा इसमें कांस्टेंट होगा और कौन सा बदल रहा होगा? तो ये जो आई है अभी फिलहाल के लिए माइंड में रखना है। जब भी मैं आई लिख रहा हूँ अकेले तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आई अकेले मतलब कांस्टेंट है। एक्चुअल में चेंजिंग करंट है यहाँ पे, है ना। और इस चैप्टर के लिए चेंजिंग करंट है। इससे पहले मैं कभी भी आई लिखूंगा तो इसका मतलब कांस्टेंट है, बार बार मैं बदल नहीं रहा हूँ, है ना। लेकिन यहाँ पे मैं बार बार बदल रहा हूँ, तो टाइम के रिस्पेक्ट में बदल रहा है, तो इसका मतलब डी के साइड में कौन रहेगा? आई रहेगा। लेकिन एल तो बाहर आ जाएगा ना, क्योंकि इट इज द प्रॉपर्टी, ये तो बाहर आ जाएगा। तो ये बाहर आ जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी, या सीधा सीधा माइनस को बाहर कर लो, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी हो जाएगा। मुझे तो एल की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ ई एम एफ, तो मैं क्या करूँगा? इसको इधर भेज दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा माइनस एल इज इक्वल टू माइनस एल, या सीधा सीधा ऐसे करो, इसको इधर इसको नीचे, ठीक है ना। मतलब ये गुणे में है, इधर आ जाएगा तो भाग में। तो मेनली क्या मिल जाएगा मुझे? मुझे मिल जाएगा
ई अपॉन यहाँ पे आ जाएगा अपने पास dt अपॉन di, ऐसा आ जाएगा समथिंग, हाँ या ना। L इज इक्वल टू, भाई मैंने क्या किया, इसको उठा के इधर कर दिया, तो गुणा में है तो गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में, सॉरी इस पूरे को ऐसे लिखोगे di अपॉन dt, ये पूरे को इसी तरीके से लेके जाओगे, गुणे में बस क्या आ जाएगा भाग में, और यहाँ पे क्या लगा दोगे माइनस, ये सही है। ओके, तो इस तरीके से मैंने L की वैल्यू किस टर्म में लेके आ गई, ला दी EMF के टर्म में। ठीक है, मिल गया मुझे, बिल्कुल। अब ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, इसी चीज़ को अगर हम चाहें तो और थोड़ा सा मतलब इवेल्यूट कर सकते हैं। इवेल्यूट क्या करने की जरूरत है, मुझे लगता है ये समझ में आ गया, क्योंकि इसका हमको यूज करना है। ये ऐसा मत करिएगा कि ऐसे कर दीजिएगा कि dt को इधर कर दें, di को नीचे, इससे क्या हो जाएगा कि चीज़ें बदल जाएंगी। देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे ये बता रहा है, इतने का सिर्फ और सिर्फ मतलब है कि टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज, करंट में कितना चेंज आ रहा है। इसका मतलब ये है, अगर मैंने dt को ऊपर कर दिया, di को नीचे, तो मुझे उससे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली है। ठीक है ना, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज में करंट, चेंज इन करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, और यहाँ पे क्या है, कितना EMF डेवलप हो रहा है उस सोलेनॉइड के अंदर। ओके, या उस करंट कैरिंग लूप के अंदर। ओके, जब मैं उसमें चेंजिंग करंट दे रहा हूँ, सप्लाई कर रहा हूँ। ओके, अब यहाँ से जैसा कि मुझे पता है कि L की जो यूनिट होती है हेनरी होती है। ठीक है ना, तो यहीं से इन दोनों के मार्फिक पे हम क्या करते हैं, डेफिनेशन क्रिएट करते हैं, किसकी, डेफिनेशन ऑफ 1 हेनरी। ठीक है ना, 1 हेनरी। 1 हेनरी का मतलब क्या होगा। ओके, तो मान लो L की वैल्यू मुझे क्या करनी है, 1 हेनरी बनानी है ना। अब 1 हेनरी बनाने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं, यानी L को मैं चाहूँ तो दो तरीके से लिख सकता हूँ। एक तो मैं लिख सकता हूँ phi अपॉन I, और दूसरा L को मैं लिख सकता हूँ E अपॉन di अपॉन dt, और यहाँ पे क्या लगा दूंगा मैं, माइनस। ठीक है ना, मिली मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो सीधा सीधा ऐसे लगा दो। ठीक है, अब समझो क्या मतलब होता है 1 हेनरी का। 1 हेनरी का मतलब, जैसे देखो यहाँ पे अगर मैं L इज इक्वल टू phi अपॉन I ले रहा हूँ, तो मैं phi को कितना ले लूँ, 1 वेबर, है ना, 1 वेबर और अपॉन 1 एम्पियर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जब मैं 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा हूँ, किसके अंदर प्रोड्यूस कर रहा हूँ, सॉरी उस लूप के अंदर 1 एम्पियर का करंट फ्लो करा रहा हूँ, तो 1 वेबर की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो उस दौरान जो इंडक्टेंस होगा उस वायर का, वो क्या होगा, 1 हेनरी होगा। समझ आ रहा, यानी 1 एम्पियर का करंट देने पे 1 वेबर का अगर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, 1 वेबर का अगर मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है या मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है, तो उस दौरान जो उस वायर का इंडक्टेंस होगा वो 1 हेनरी होगा। इस पूरे को वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, अब इस बिहाफ पे देखें, तब इस बिहाफ पे देखने का मतलब, अगर मान लो देखो मुझे फिर से यहाँ पे L की वैल्यू क्या लेके आनी है, 1 हेनरी लेके आनी है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 1 बनाना पड़ेगा और इसको भी 1 बनाना पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर मान लो यहाँ पे मैंने इसको 1 मान लिया, तो इसका मतलब 1 वोल्ट है। ठीक है ना, 1 वोल्ट का वोल्टेज मिल रहा है मुझे, है ना, और चेंज करंट में कितना आ रहा है, तो सर 1 एम्पियर पर सेकेंड। यहाँ पे लिख दो पूरा, चेंज इन करंट 1 एम्पियर पर सेकेंड, 1 एम्पियर पर सेकेंड। अगर मैं 1 एम्पियर पर सेकेंड का मतलब 1 एम्पियर पर सेकेंड के चेंजिंग करंट के थ्रू 1 वोल्ट का EMF प्रोड्यूस कर पा रहा हूं, तो उस दौरान जो वायर का इंडक्टेंस होगा वो क्या होगा, 1 हेनरी होगा। तो 1 हेनरी का दो परिभाषाएं आपके सामने है ना, कि भाई आपने 1 एम्पियर की करंट को फ्लो कराया, तो 1 एम्पियर के करंट के दौरान 1 वेबर का आपको मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता हुआ नजर आ रहा है, तो भी इंडक्टेंस उसका कितना होगा, 1 हेनरी होगा। या आप जो करंट फ्लो करा रहे हो, जो चेंजिंग करंट है वो 1 एम्पियर पर सेकेंड है, यानी हर सेकेंड में, ध्यान से समझना, हर सेकेंड में अगर इंक्रीजिंग करंट है तो 1 एम्पियर बढ़ जा रहा है, या डिक्रीजिंग है तो हर सेकेंड में 1 एम्पियर घट जा रहा है। जैसे मान लो अभी क्या है, अभी पहला सेकेंड है, पहले सेकेंड में करंट आपने कितना दिया, 1 एम्पियर, जो ही दूसरा सेकेंड हुआ अब कितना करंट जाने लगा, 2 एम्पियर, तीसरे सेकेंड में 3 एम्पियर हो गया, चौथे सेकेंड में 4 एम्पियर, यानी 1 एम्पियर क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो उस दौरान जो EMF प्रोड्यूस हो रहा होगा वो भी क्या हो रहा होगा, 1 वोल्ट का हो रहा होगा,
है ना, यानी 1 एम्पियर पर सेकेंड के हिसाब से वो भी बढ़ रहा होगा, EMF भी बढ़ रहा होगा, है ना, तो वो भी एक एक बढ़ते जा रहा है। तो उस दौरान जो इंडक्टेंस होगा वो क्या होगा, 1 हेनरी होगा। आई होप आप यूनिट समझ गए और इसकी 1 हेनरी की डेफिनेशन भी क्लियर कर चुके होंगे, है ना। अब प्रश्न आता है कि ये जो L होता है वो डिपेंड किस पे करता है, ठीक है ना, यानी L किस पे डिपेंड कर रहा है, इसको देखें। चलिए उसको देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो 2 आए थे, देखिए अगेन मैं बता देता हूँ। देखिए एक तो मेरे पास R है और दूसरा C है और तीसरा L है, RCL तीनों एक मैं मान रहा हूँ। तो मैंने बोला L का जो नेचर है वो इन दोनों की तरह है, इन दोनों की तरह है, यानी L भी R की तरह काम करता है और C की तरह काम करता है। मेनली मैं अभी आपको बता दूं, देखिए काम करने के लिए तो ये इसकी तरह काम करेगा, R की तरह, और नेचर दिखाएगा इसकी तरह। मतलब समझा रहा हूँ मैं। देखो L जैसे कि R रोकने का काम करता है, वैसे L भी रोकने का काम कर रहा है, ठीक। और ऐसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे C जो होता है, C जैसा मीडियम पे बिहेव करता है, मैंने मीडियम की तरह जैसा बिहेव कराता है C, वैसे ही L काम करेगा। ये आपको अभी मेरे बातों से नहीं समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा जब मैं आगे बढ़ाऊंगा। जैसे आपको ये पूछा जाए कि L किस पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि L पैदा किससे हुआ है ये बताइएगा। फाई इज इक्वल टू आई, फाई इज इक्वल टू L आई आया था, है ना। L इज इक्वल टू आपने क्या देखा, फाई अपॉन आई। तो मेनली आपको क्या लग रहा है, मेनली आपको क्या लग रहा है कि सर L जो है पैदा हुआ है फाई और आई से, है ना, तो इन्हीं पे डिपेंड करेगा। लेकिन ये बिल्कुल गलत है कि नहीं है। रीजन बिहाइंड इट आप खुद बताइएगा। R कैसे पैदा हुआ था, सर R पैदा हुआ था V इज इक्वल टू, मतलब V जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था I के, तो V इज इक्वल टू R आई आया था। तो मेनली R की वैल्यू क्या आई थी, V अपॉन आई थी। क्या R इन पे डिपेंड करता है, क्या याद है आपको ये बात कि R किस पे डिपेंड करता है? चलिए बताइए R किस पे डिपेंड करता है, किस पे, पूरा का पूरा बताइए मुझे, पूरी वैल्यू आपको बतानी है। नहीं ML अपॉन एन छोड़ दीजिए, इसके उस पूरे की जगह पे क्या था, रो था, R इज इक्वल टू रो आया था और L अपॉन यही था ना, ये दिख रहा है, इतना ही समझिए बस, ये जरूरी है। R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन ए। मेनली आपको ये बताया गया था कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू A, यानी R किस पे डिपेंड कर रहा है, लंबाई और एरिया पे। जबकि यहाँ पे कहीं पे भी क्या R जहाँ से पैदा हुआ है वहाँ पे लंबाई और एरिया से लेना देना है फिलहाल में नहीं, यानी लंबाई और एरिया तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी R डिपेंड कर रहा है किस पे, सर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वायर, है ना। R डिपेंड्स अपॉन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वायर, ठीक है। ठीक, अब C की बात करते हैं, ठीक है। C की अगर बात करें तो C किस पे डिपेंड करता है, तो C डिपेंड करता है किस पे, C इज डिपेंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, दैट इज द मेन आंसर। हाँ तो C मतलब मेनली क्या डिपेंडेबल, तो फॉर्मूले से ही तो हम निकालेंगे, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, तो यहीं से तो निकालेंगे, ओके। तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, तो जो C होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा A के, और C जो होगा इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा स्मॉल d के। ये पढ़ा हम लोगों ने, है ना, बिल्कुल। तो जैसे सेम कहानी यहाँ पे चल रही है, यहाँ भी क्या है, इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर। ये भी क्या है, मतलब ये जो कैपेसिटेंस आया है, ये कैपेसिटेंस कहाँ से पैदा हुआ है, ये कैपेसिटेंस भी एक्चुअल में पैदा हुआ है, मतलब क्या, ये देखो ये क्या है, मतलब 2 प्लेट रखे हैं, है ना। कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है कि इन 2 प्लेट्स के बीच में कितना चार्ज या कितना अमाउंट ऑफ चार्ज इसके अंदर स्टोर हो सकता है ना। सिंपल समझिएगा, मेनली ये जो प्लेट मैंने रखा है, इस प्लेट का एरिया कितना है ना, इस पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा एरिया रहेगा उतना ज़्यादा चार्ज ये क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, है ना, उतना ज़्यादा चार्ज इनके पास आएगा। जितना कम एरिया रहेगा उतना कम चार्ज ये स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि हर एक प्लेट की अपनी एक कैपेसिटी होती है चार्ज को होल्ड करके रखने की। ये हम लोगों ने उस चैप्टर में बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा है। और d जो होता है इनके बीच का डिस्टेंस होता है, ये a है, ये भी a है, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, d है। जितना ज़्यादा अब क्या करते जाएंगे, दूर करते जाएंगे, उतना ही ये क्या होंगे, कम चार्ज इसके अंदर आ पाएंगे, स्टोर हो पाएंगे, है ना। जितना ज़्यादा वो होगा, जितना ज़्यादा दूर करोगे तो प्लेट के बीच में जो लालच वाला खेल है वो क्या होता जाएगा, कम होते जाएगा, है ना। जब कम होते जाएगा तो जाहिर सी बात है कि इसके ऊपर होल्ड करने की कैपेसिटी उतनी ही कम होती जाएगी।
ये सब उस चैप्टर में बड़े अच्छे ढंग से पढ़ा गया था। तो मिली यहाँ से अभी आपको काम कराना है कि मिली C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है, और C जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, C इज डायरेक्टली इनवर्स प्रोपोर्शनल टू D होता है। यानी यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि ये भी जिससे पैदा हुआ, मतलब C किससे पैदा हुआ, सर C पैदा हुआ एक्चुअल में देखा जाए तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V था, और Q इज इक्वल टू CV, यानी यहाँ से पैदा हुआ है। C की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, Q अपॉन V आएगा, बट ये Q पे डिपेंड कर रहा है ना ही V पे। तो ऐसे ही अपना L भी है, ऐसे ही अपना क्या है L भी है। L भी जो होगा वो पैदा हुआ है फाई और आई से, लेकिन इस पे डिपेंड नहीं करेगा, ये भी डिपेंड करेगा फिजिकल प्रॉपर्टी पे, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, सीधा सीधा समझ लीजिए। तो यहाँ पे आप देखोगे तो L इज इक्वल टू आपको क्या देखने के लिए मिलेगा आपको म्यू नॉट AN स्क्वायर अपॉन L की ये वैल्यू आपको देखने के लिए मिलेगी। ये सभी वैल्यूज हम लोगों ने प्रूफ करके लाया है ना। जैसे R की वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ पे नहीं लेके आए थे, ये तो बस ओम साहब ने नियम दिया था, हम लोगों ने बाद में उसको अगर क्लास 10 तक देखा जाए तो वैसे ही पढ़ लेना है, लेकिन बाद में हम लोगों ने क्लास 12 के अंदर ही इसको प्रॉपर प्रूफ किया कि ये कैसे आया है। ऐसे ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है ये सब प्रूफ किया गया है, तो वैसे ये भी मुझे प्रूफ करके ही लेके आना पड़ेगा। मैं बस जस्ट आपको समझाना चाहता हूँ कि कनेक्शन देखिए, जैसे C और R का किसके ऊपर डिपेंडेंस नहीं था सर, वो जिससे पैदा हुआ, जिस क्वांटिटी से पैदा हुआ, एक्चुअल में वो फिजिकल प्रॉपर्टी पे काम कर रहा था, है ना, जिसके अंदर से पैदा हो रहा है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पे काम कर रहा था, वैसे ही अपना L भी काम करेगा। यानी इससे मैं सिमिलरिटी दिखाना चाहता हूँ, समझ में आ रहा है। L क्या है, इट इज अ इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। क्या है, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। ये नहीं चाहता कि मेरे अंदर कोई चेंज आए, किसके थ्रू, करंट के थ्रू। तो ये करंट का विरोध करता है, समझ में आ रहा है ना। और करंट का विरोध कैसे करेगा, जब ये करंट पैदा करेगा, समझ में आ रहा है ना। रेजिस्टेंस क्या करंट पैदा करता था, नहीं। जैसे मास वाले ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है कि वो क्या चाहता है, वो चलने नहीं देना चाहता है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, मेरे पास m मास का ऑब्जेक्ट, सॉरी मेरे पास m मास है, यदि मैं रुका हुआ हूँ तो मैं चाहूँगा चलना, नहीं चलना चाहूँगा, तो मैं विरोध कैसे करूँगा। मान लो कोई मुझे चलाना चाह रहा है, तो चलाने के लिए वो क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, वो क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। तो मैं विरोध कैसे प्रस्तुत करूँगा, मैं भी जब फोर्स लगाऊंगा। क्या रेजिस्टेंस कोई करंट पैदा करता था, नहीं। इस चीज को कनेक्ट करो थोड़ा सा, इसलिए वो क्या नहीं है, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया नहीं बन पाया। जबकि L क्या है, इंडक्टेंस जो पैदा हो रहा है एक्चुअल में करंट न दे दे रहा है। इंडक्टेंस कब आया है, जब करंट, एक तो इंड्यूस करंट पैदा हुआ है, मैग्नेटिक फ्लक्स में जब चेंज आया है तो इंड्यूस करंट पैदा होगा। इंड्यूस करंट क्या करेगा, उस जो करंट आया है उसका विरोध करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो करंट आया तो करंट का विरोध करने के लिए इंडक्टेंस आया। तो इंडक्टेंस प्रॉपर्टी है कि अगर आप किसी के अंदर क्या कर रहे हो, करंट पैदा कर रहे हो, और कैसा करंट होना चाहिए, चेंजिंग करंट। इस चीज को कनेक्ट करते हुए रखेगा, ये छोटी छोटी बातें ही हमको कंफ्यूज कर देती है। चेंजिंग करंट दोगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या आएगा, चेंज। और जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर चेंज आएगा तभी इंडक्टेंस अपना गुण दिखाएगा। वो नहीं चाहेगा कि इसके अंदर करंट आए, तो उसके लिए विरोध में एक करंट पैदा कर रहा है, समझ आ रहा है। तो इसलिए वो इनर्शिया के लिए एप्लीकेबल है, जबकि रेजिस्टेंस नहीं है। ओके, और क्या इन तीनों के अंदर सिमिलरिटी नजर आ रही है, बिल्कुल सिमिलरिटी नजर आ रही है। ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी पे काम कर रहे हैं। अब एक प्रश्न ये भी आता है कि आखिर इसके अंदर जैसे पैदा तो यहाँ से हुआ है, बट काम वहाँ से कर रहे हैं, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी पे वर्क कर रहे हैं। इनको बढ़ाने घटाने से, मतलब इसको भी बढ़ाऊं या घटाऊं, इससे मेरे R पे कोई चेंज नहीं आने वाला है, ये भी एक सत्य है। इस पे कोई चेंज आने वाला नहीं है, इट इज अ कांस्टेंट। ये क्या है, कांस्टेंट है। इस चीज के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना, वहां से आप समझ पाएंगे कि आखिर क्या कारण है। क्योंकि देखिए, ये जब भी हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाते हैं, जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाते हैं और जब हटाते हैं तो यहाँ पे इक्वल का साइन लगाते हैं, और जब भी हम यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट लग जाते हैं, कांस्टेंट जो कि बदलता नहीं है, ठीक है ना। अब अगर वो बदल जाए तो कांस्टेंट नहीं है, और अगर वो कांस्टेंट नहीं है तो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, समझ में आ रहा है। तीनों इसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बाद ही पैदा हुए हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के बाद ही पैदा हुए, तो जाहिर सी बात है कांस्टेंट है। और अगर ये कांस्टेंट है तो जाहिर सी बात है कि इनके बदलने से, यानी I और V के बदलने से नहीं बदलेंगे, ये भी एक सत्य हो। अगर बदल गए तो कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है तो एप्लीकेबल नहीं है यहाँ पे आने के लिए, है ना। एक छोटी बात हो गई, अब बड़ी बात ध्यान से सुनिएगा। जैसे आप बेसिक फंडा समझिएगा, बेसिक फंडा अगर मैं बात करूँ, जैसे आप पेन खरीदने गए, ठीक है ना, आप पेन खरीदने जा रहे हो, तो मान लो आपने 10 पेन लिया, 10 पेन लिया, उसका दाम आपने कितना दिया, 100 रुपये,
ठीक है ना। 10 पेन का दाम कितना है 100 रुपये, तो एक पेन का दाम कितना होगा भाई, आपने क्या किया होगा 100 रुपये डिवाइड बाई 10 पेन क्या होगा, यहाँ पे कट गया होगा, क्या आ गया होगा सर 1 पेन इज इक्वल टू हमारे पास आ गया सर 10 रुपीज़ पर पेन, है ना, पर 1 पेन, यही तो हुआ है। क्लियर, ये आ गया। अब सपोज कर लो कि मैं यहाँ पे पेन की संख्या बढ़ा रहा हूँ, समझना ध्यान से, जैसे अब यहाँ से कनेक्ट करना, बस उतना पकड़ के रखो, ये 1 पेन है, ठीक है ना, और मुझे पता चल चुका है कि 10 रुपया पर पेन है ना, 10 रुपया पर पेन है। मैंने यहाँ पे 1 पेन ही रखा है, 1 पेन की वैल्यू पकड़ते हैं और यहाँ पे बढ़ाएंगे हम। जैसे मान लो मैंने पेन यहाँ पे 4 कर दिए, 4 पेन कर दिया, 4 पेन कर दिया, तो दाम कितना हो गया होगा 40 रुपया हो गया होगा, है ना। ध्यान से समझते जाना, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 पेन नहीं, यहाँ पे अभी भी 1 पेन है, ये मैं बढ़ा घटा रहा हूँ। मैं ये समझाना चाहता हूँ कि देखो ये बढ़ घट रहा है, ये देखो ये 4 पेन हो गया, यहाँ पे क्या मैंने किया, यहाँ पे एक्चुअल में मैंने 10 फिर से मतलब 20 पेन कर दिया, 20 पेन का मतलब कितना हो जाएगा 200 रुपये हो गया। लेकिन क्या 1 पेन की वैल्यू इधर से उधर हो रही है, यहाँ पे ऑलवेज क्या मैंने इसको कांस्टेंट रखा है। समझाना मैं ये चाह रहा हूँ कि देखो ये बढ़ाओ घटाओ, लेकिन 1 पेन की वैल्यू क्या हर जगह कांस्टेंट है। जैसे यहाँ पे v इज इक्वल टू, जैसे मैं r की वैल्यू देखूँ तो v अपन आई है, जाहिर सी बात है मैं i बढ़ाऊंगा तो v बढ़ेगा, i बढ़ाओगे v बढ़ेगा। सेम फिनोमेना कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, i बढ़ाओगे v बढ़ेगा, मतलब 1 पेन से 2 पेन लूंगा तो वैल्यू बढ़ेगी, पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन जो 1 पेन का दाम है वो क्या होगा कांस्टेंट रहेगा। समझ में आ रहा ना। वैसे ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये चेंज नहीं होती है। समझ में आया, कंफर्म है ना। तो अभी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक, अब इसकी कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। ये तो हमने समझ लिया कि कितना हमारे प्रति ये डिपेंडेंस है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू आई है वो कैसे आई है ना। तो चलो इसको प्रूफ करते हैं। मेनली हम लोग क्या लेके चल रहे थे अभी तक, हम लोग लेके चल रहे हैं एक्चुअल में एक सोलेनॉइड, है ना, और सोलेनॉइड के अंदर हम ये देख रहे हैं, तो बस सोलेनॉइड को ही लेना है और सोलेनॉइड को लेके चलना है। तो चलो सोलेनॉइड को लेते हैं। पहले हमारे पास एक सोलेनॉइड है, यहाँ पे लिख लो इंडक्टेंस फॉर अ लॉन्ग सोलेनॉइड। एक लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए इंडक्टेंस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया सोलेनॉइड, ये सोलेनॉइड है, ओके। इस सोलेनॉइड के अंदर आपने चेंजिंग करंट डाल दिया है। चेंजिंग करंट डालोगे तो जाहिर सी बात है करंट के पैदा होने से क्या हो गई सर मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होंगी, और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही होंगी बार बार बदल रही होंगी, ठीक है ना। ये मान लेता हूँ कि अपना मैग्नेटिक फील्ड है, ओके। अब जैसा कि मुझे पता है कि जो फाई इज इक्वल टू होता है वो क्या होता है बी ए होता है। अच्छा एक ध्यान से समझो, ये बी की डायरेक्शन है, बी इधर की ओर होगा, ऐसे मैं मान लेता हूँ। मानने में क्या दिक्कत है, अभी इतना तो समझ विकसित हो ही गया होगा भाई। जाहिर सी बात है कि अगर ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब इधर नॉर्थ होगा इधर साउथ होगा, है ना। तो नॉर्थ से साउथ की ओर जा रहा है, ऐसे मैं मान लेता हूँ, ठीक है ना। अब ये नॉर्थ साउथ में नहीं ना कन्फ्यूज़न है, वो तो पिछले चैप्टर में जितना कन्फ्यूज़न था खत्म हो गया होगा। यहाँ पे बैटरी लगी होगी, इतना सब तो जानकारी होगी ही आप लोगों को, है ना। मैंने बस ये देखा कि भाई फाई इज इक्वल टू क्या आ रहा है मेरे पास बी इंटू ए, ठीक है, बी इंटू ए। मैंने डायरेक्ट बी इंटू ए ले लिया। सोलेनॉइड की जो लेंथ है वो क्या है एल है, ओके। अब मेनली फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए होता है, और बी इंटू ए नहीं होता है सर, एक्चुअल में होता है बी ए, मतलब वेक्टर फॉर्म में होता है। तो मेनली फाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे बी ए कॉस थीटा मिलेगा। अब क्वेश्चन ये होता है कि बी और ए के बीच में एंगल कितना है, तो ये बताइए सोलेनॉइड है, ठीक है ना। सोलेनॉइड मतलब सिंपल समझिए कि इसके अंदर बहुत सारे लूप होंगे, बहुत सारे ऐसे लूप होंगे। एक लूप को पकड़ूँ मैं, है ना। अब एक लूप का क्या एरिया वेक्टर है और उस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर है वो देखना होता है। मेनली हम एरिया वेक्टर की डायरेक्शन उधर लेते हैं जिधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, तो मैं एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन किधर लूंगा इधर ही ले लेता हूँ, है ना। तो इस केस में थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0, तो फाई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे बी ए कॉस 0, और कॉस 0 का मतलब तो सर बी ए मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा। लेकिन ये जो मैं ले रहा हूँ ये बताइए कितने का है सर, सिंगल का है ये, है ना, सिंगल लूप का है। तो इसको मैं फाई 1 ले लूँ, है ना, ये फाई 1 ले लेता हूँ मैं। ये फाई 1 इज इक्वल टू क्या मेरे पास आ गया बी इंटू ए। अच्छा जैसा मुझे पता है कि इस पूरे सोलेनॉइड के अंदर तो एक तो होंगे नहीं, मतलब एक लूप तो है नहीं, एन टर्न्स है ना। तो सोलेनॉइड हैज एन टर्न्स।
तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो एक के अंदर जो होगा वही टोटल n के अंदर भी होगा, है ना। अगर मुझे एक का पता है 10 का पता करना हो, पता कर लूँगा बिल्कुल। तो अगर मुझे टोटल फ्लक्स पता करना हो, टोटल फ्लक्स, ठीक है, तो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होगा सर, कैपिटल N होगा इंटू फाई 1, यानी एक में जितना हो रहा है ना। तो टोटल फ्लक्स यानी यहाँ पे एक काम करो, फाई टोटल कर लो, तो यहाँ पे फाई बस अब लिखो। अब n इंटू क्या हो जाएगा, फाई 1, फाई 1 की वैल्यू कितनी है, तो n इंटू मेरे पास क्या आ चुका है, b इंटू ए आ चुका है। अब मैं क्या b को चेंज कर सकता हूँ, b को, बिल्कुल सर। सोलेनॉइड के अंदर मुझे पता है कि b कितना होता है। एक सोलेनॉइड है अगर, तो उसका b जो होता है वो होता है म्यू नॉट एन आई। क्या ये पता है आपको, बिल्कुल पता होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे लिख दीजिए। तो फाई इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, एन बी है, तो b के जगह पे क्या लिख दूंगा मैं, म्यू नॉट एन स्मॉल एन इंटू आई, और कैपिटल यहाँ पे रहेगा। समझ में आ रहा है। अब इसमें स्मॉल एन क्या होता है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ स्मॉल एन। स्मॉल एन जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है ना, पर यूनिट लेंथ। और इसे हम कैसे निकालते हैं, तो टोटल टर्न में जितना इसकी लेंथ होती है सोलेनॉइड को, उसको डिवाइड कर देते हैं, तो मुझे क्या मिल जाता है, स्मॉल एन। ठीक है, क्लियर। अब ध्यान से देखिएगा, तो मैं इस स्मॉल एन की जगह पे, मतलब कैपिटल एन की जगह पे क्या ये रख सकता हूँ, रख देता हूँ मैं। तो अगर मैं यहाँ पे रख दूँ, तो ध्यान देंगे, तो फाई इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, फाई इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा, फाई इज इक्वल टू अगर मैं रखूँ यहाँ पे, तो ये देखो इसको इधर भेज दोगे, तो कैपिटल एन की जगह पे मेरे पास आ जाएगा एन एल, कैपिटल एन की जगह पे क्या आ जाएगा, एन एल, है ना, बिल्कुल। तो एन एल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई इंटू ए हो गया। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो फाई इज इक्वल टू क्या मुझे मिल जाएगा सर, म्यू नॉट एन स्क्वायर, या सही तरीके से लिख दो तो ए एन स्क्वायर आई हो जाएगा, और बगल में एल। ओके, इस तरीके से आ जाएगा मेरे पास। तो फाई की वैल्यू ये आ गई, है ना। लेकिन मुझे सर एल की वैल्यू चाहिए, फाई की वैल्यू तो चाहिए नहीं। ठीक है, तो मुझे पता है एल इज इक्वल टू क्या होता है, फाई अपॉन आई होता है। एल निकालना है मुझे, तो फाई की वैल्यू रखो, फाई की वैल्यू म्यू नॉट इंटू ए, यहाँ पे देखो एन स्क्वायर अपॉन आई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, पूरे के नीचे आई हो जाएगा। आई से आई क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या मिल गया मुझे, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट ए एन स्क्वायर इंटू एल। आ गया कि नहीं आ गया, आया। अभी देखो ये जो आया है वो यूनिट लेंथ के लिए आया है। मैं इसको फिर से चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ। अभी मैंने ये फार्मूला थोड़ी ना लिखा था, याद करो, मैंने फार्मूला तो ये लिखा था ना, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल एन स्क्वायर अपॉन एल, और ए भी था यहाँ पे, ये लिखा था ना। क्या ये आया था, नहीं, ये तो दूसरा कुछ है, वो कुछ दूसरा है। तो एक्चुअल में कारण क्या है, इस छोटके वाले एन को बड़के वाले एन में कन्वर्ट कर देना है। तो एल इज इक्वल टू यहाँ तक पहले ये आया है, पहले इसको साफ सुथरा हम इधर रख लेते हैं। ओके, वहाँ से काट दिया मैंने, तो एल इज इक्वल टू यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, म्यू नॉट ए एन स्क्वायर एल यहाँ पे मेरे पास है। ठीक है, चूंकि मुझे पता है कि स्मॉल एन की वैल्यू कितनी होती है, एन अपॉन एल। तो एल इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू नॉट ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन अपॉन एल का होल स्क्वायर इंटू एल। ठीक है ना, तो एल इज इक्वल टू म्यू नॉट, यहाँ पे हो जाएगा ए एन स्क्वायर, और यहाँ पे एल पूरे के नीचे क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। एक एल से एक एल कैंसिल, मुझे एल इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, म्यू नॉट ए, यही आ जाएगा। ठीक है, ध्यान देंगे, एल की वैल्यू मेरे पास ये आ जाएगी, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, पूरे के नीचे ही आ जाएगा। देखिए मिल गया कि नहीं मिल गया, ठीक है ना। यानी एल किस पे डिपेंड कर रहा है, तो एल एक्चुअल में डिपेंड कर रहा है म्यू नॉट एन ए और एल पे। ठीक है, लेकिन अभी ख़त्म नहीं करेंगे, अभी आप पहले इसको नोट करेंगे, फिर अगेन जो बातें हमने फॉर्मूले के रूप में रखी हैं, अब हम उसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो पहले इतना नोट करेंगे। चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। अब इसके बाद की कहानी समझते हैं। जैसे कि मेरे पास ये फार्मूला आया है, अब इस फार्मूले को हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे इसका और समझेंगे। मेनली एल इज इक्वल टू मेरे पास है म्यू नॉट एन स्क्वायर एल अपॉन ए अपॉन एल, ये आया है, ध्यान देना, म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर ए अपॉन एल है। तो मेनली यहाँ से सीधा दिख रहा है कि एल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के। यानी ये जो कॉइल लिया है, इस कॉइल का मतलब जो सर्कुलर लूप लिया है,
इसका एरिया मान लेता हूँ कि अभी फिलहाल में यहाँ पे मैं मान लेता हूँ R1 है और एक दूसरा कॉइल है, इसका मान लेता हूँ रेडियस कितना है R2 है, तो इसका एरिया कितना होगा सर? इसका एरिया होगा पाई R1 का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर, है ना। अब एक बात बताओ किसका एरिया ज़्यादा है? सर इसका ज़्यादा है। ये बच्चों वाला था, इसको बनाने का कोई मतलब नहीं था, ठीक है ना, वाहियात तरीका है, लेकिन फिर भी समझो, मतलब बड़ा गोला होगा, सिंपल R1 और R2 की जरूरत नहीं थी, ये मैं चाहता हूँ कहना। मतलब बड़ा गोला होगा तो ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज दिखाएगा, जितना कम गोला होगा उतना ही कम दिखा पाएगा, है ना। मान लो अगर तुम इसके उस पार खड़े हो और इसके उस पार खड़े हो तो जाहिर सी बात है इसमें जो होगा कम ही जा पाएगा, इसमें जितना बड़ा होगा तो और फैल के जाएगा। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स किस में ज़्यादा निकलेंगे? इसमें ज़्यादा निकलेंगे, तो जितना बड़ा एरिया रखोगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड्स पैदा होगा। तो L जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A होगा। क्या ये सटीक मैं बता रहा हूँ? बिल्कुल सही है। देखो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज ज़्यादा आएगा, तो इंड्यूस करंट ज़्यादा पैदा होगा, है कि नहीं है? इंड्यूस करंट क्या होगा? ज़्यादा होगा। अरे भाई देखो L इज इक्वल टू क्या लिखे हो? फाई अपॉन आई। यहाँ से समझो ऐसे कि मान लो ये ज़्यादा, मतलब इसकी संख्या बढ़ रही है तो L बढ़ेगा। ये मतलब बेतुके तरीके से भी समझ सकते हो, जबकि इसका इससे रिलेशन नहीं है, बट ऐसे समझा रहा हूँ कि L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, मतलब फाई बढ़ाओगे तो L क्या होगा? बढ़ेगा। ओके, तो ऐसे भी समझ लो। ओके, दूसरे नंबर पे हम देखें तो दूसरे नंबर पे जो है L है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N के। मतलब मेनली क्या कि जितना ज़्यादा टर्न रहेगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा, मतलब करंट की मात्रा उतनी ही ज़्यादा रहेगी, तो उतना ही ज़्यादा विरोध पैदा करेगा ये, है ना। बिकॉज जितना ज़्यादा चेंजिंग करंट पैदा करवाओगे, जितना ज़्यादा लूप बनाओगे, उतना ज़्यादा करंट, तो इंड्यूस करंट भी उतना ही तगड़ा वाला आएगा। इंड्यूस करंट से ही तो हमको लेना देना है, जितना तगड़ा इंड्यूस करंट वही है अपना L। इंड्यूस करंट मतलब L समझ लो, है ना। जितना उतना ज़्यादा विरोध कर पाएगा ना, जितना कम करंट दोगे उतना विरोध कम होगा। क्या बात समझ में आ रही है ना? इस बात को ध्यान में रखिए। तो L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर है। इसके साथ साथ आप समझिए कि L जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? सर इस पे, यानी म्यू नॉट का मतलब ये एक्चुअल में परमिएबिलिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। कैसे वो आप तुरंत समझ लेंगे। मेनली बस इतना समझ लीजिए कि L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। ये ऐसे रखना है बस, ऐसे कोई मतलब यहाँ से किताब के अंदर से नहीं दिया गया, बस मैं इतना कह रहा हूँ कि भाई देखो फाई के अंदर जितना चेंज आएगा उतना ही L के अंदर चेंज आएगा। फाई जितना बड़ा करोगे उतना ही L बड़ा होगा अपना। ओके, बस इसको पकड़ के रखो। अब ध्यान से समझो, जैसा कि आपको पता है कि मान लो अगर ये सोलेनॉइड है ना, अगर ये सूखा हो, सूखा मतलब बीच में इसके कुछ ना हो, है ना, खाली है, खाली मतलब वैक्यूम, है ना, हवा भरी हो, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बी नॉट होगी, है ना, यानी इसको बीच में कुछ भी नहीं मिल रहा है, मिले बी नॉट। ओके, बी नॉट। अब यहाँ पे जो भी फाई पैदा होगा ये वैक्यूम वाला होगा, है ना, ये फाई क्या होगा? वैक्यूम वाला होगा। अगर फाई वैक्यूम वाला है तो L भी क्या होगा? वैक्यूम वाला होगा, है कि नहीं है? वैक्यूम वाला मिलेगा हमको। क्या ये मेरी बात समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। तो यहाँ से मैं अगर L लूंगा, अच्छा देखो जब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो परमिबिलिटी क्या होती है? यहाँ पे म्यू नॉट होती है। वैक्यूम की परमिबिलिटी क्या होती है? म्यू नॉट। तो L भी अपना क्या मिलेगा? सर L इज इक्वल टू म्यू नॉट मिलेगा मुझे, और N स्क्वायर इंटू A अपॉन L, यही मिलेगा मुझे, है ना। या सीधा सीधा ऐसे भी मैं लिख सकता था कि L वैक्यूम इज इक्वल टू म्यू नॉट N स्क्वायर A इंटू L, N स्क्वायर A इंटू L। क्या ये गलत लिखा हूं मैं? नहीं, इस चीज को ही मैं यहाँ पे रख दिया, मतलब कैपिटल N को स्मॉल n में कन्वर्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। यानी जब कुछ नहीं रखा होगा तो सिंपल होगा म्यू नॉट, यहाँ पे म्यू नॉट वाली कहानी बन जाएगी, ठीक है ना। ये क्या है? वैक्यूम का इंडक्टेंस है। समझ में आ रहा ना? ये सब बेसिक बातें हैं और ये आपको समझ में आ रही होंगी। ये कैसे मैंने किया है, अगर मान लो बी नॉट है, मतलब वैक्यूम परमिबिलिटी मेरी म्यू नॉट होगी, तो म्यू नॉट होगी तो जाहिर सी बात है सीधा सीधा फॉर्मूले में रख दो कि यहाँ पे म्यू नॉट हो जाएगा। म्यू नॉट तो ये वैक्यूम का क्या दिखा रहा है? इंडक्टेंस दिखा रहा है। लेकिन सपोज कर लो कि मैंने इस सोलेनॉइड के अंदर किसी को रख दिया। अब किसको रखेंगे? वैसे सोलेनॉइड के अंदर हम किसका यूज करते हैं? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का यूज करते हैं एज अ मीडियम। उससे फायदा क्या होता है आप सबको पता है, नहीं पता तो अभी से समझ लीजिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया? मैंने यहाँ पे सॉफ्ट आयरन डाल दिया, है ना। सॉफ्ट आयरन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि भैया जब ये मैग्नेटिक फील्ड को देखता है तो ये अंदर से भी अपने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लगता है ना। यानी ये सोलेनॉइड के अंदर जब करंट पैदा होगा तो ये तो क्या पैदा करेगा? मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा ही करेगा। ये कितनी पैदा करेगा? सर ये एक्चुअल में जो पहले कर रहा था,
ये अभी भी इतना ही करेगा जितना यहाँ पे कर रहा था, ये अभी भी कितना करेगा, बी नॉट ही करेगा, है ना। लेकिन इस बी नॉट को देख के ये जो आयरन यानी जो लोहा है इसके अंदर से भी क्या होने लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने लगेगा, है ना। तो यहाँ भी अब मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा, बी एम, मतलब इसके अंदर से बी एम पैदा हुआ। सोलेनॉइड कितना पहले से कर रहा था, बी नॉट। तो अगर ध्यान से समझा जाए तो अब क्या हो चुका है, अब मैग्नेटिक फील्ड का जो नंबर है वो बढ़ चुका होगा, है ना। अगर तुम यहाँ से देख रहे हो, यहाँ पे खड़े होके देख रहे हो, तो पहले बी नॉट केवल आ रहा था, यानी पहले 20 ठो आ रहा था। लेकिन जब मैंने सॉफ्ट आयरन को रख दिया इसके बीच में, सोलेनॉइड के बीच में, तो सॉफ्ट आयरन ने बढ़ा दिया नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब मुझे 20 के जहाँ पे 30 मिलने लगेगा, है ना, 10 ठो एक्स्ट्रा मिलने लगा कि नहीं मिलने लगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर चेंज भी क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, है ना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर चेंज ज़्यादा आएगा तो इंडक्टेंस भी बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, समझ पा रहे हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर चेंज तो इंड्यूस करंट की मात्रा भी क्या हो जाएगी, चेंज। और इंड्यूस करंट एक्चुअल में क्या कर रहा है, विरोध करने के लिए आ रहा है, यानी विरोध करने वाला करंट और बढ़ गया। समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल। तो इस चीज को कनेक्ट कर लो। तो मेनली यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अब मेरे पास क्या होगा सर, अब जो होगा बी नॉट प्लस बी एम हो जाएगा, है कि नहीं है। ये जो बी होगा वो क्या हो जाएगा, बी नॉट प्लस बी एम। बी नॉट की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट एन आई होती है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा म्यू एन आई हो जाएगा, है ना। या सिंपल ऐसे ही रहने दो, सिंपल यहाँ पे ऐसे ही रहने दो, बी इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी एम। अभी इसमें तामझाम नहीं करेंगे, मेनली यहाँ पे हम चाहें तो एच यूज कर सकते हैं अगर आपको याद हो तो, है ना। मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है ना, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे पैदा हो जाती है जिसे एच बोलते हैं, जो मैग्नेटाइज करती है। ओके, तो एच आ जाता है, लेकिन फिलहाल में हम उस पर काम नहीं करेंगे, फिलहाल में हम इतने पे रोक देते हैं। ओके, अब देखो यहाँ से जो आएगा, यहाँ से जो आएगा, सिंपल समझो, यहाँ से जो होगा वो क्या होगा सर, यहाँ पे जो एल होगा वो एक्चुअल में क्या होगा सर, वो हो जाएगा म्यू ए एन स्क्वायर एल, होगा कि नहीं होगा, ये हो जाएगा, बताओ हाँ या ना। एल इज इक्वल टू म्यू ए एन स्क्वायर एल। मैं लिए अब यहाँ पे म्यू नॉट नहीं लिखूंगा। म्यू नॉट क्या था सर, म्यू नॉट तो तब की परमेबिलिटी थी जब वैक्यूम था, लेकिन अब क्या आ चुका है, मीडियम आ चुका है ना, तो ये मीडियम की परमेबिलिटी होगी। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये एल जो होगा वो मीडियम वाला होगा, और जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा होगा, म्यू एम जो होगा म्यू नॉट से बड़ा होगा, है ना। यस और नो। अगर आपको और थोड़ा सा फील करना है तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि जैसे आप सबको पता है कि अगर हम रिलेटिव परमेबिलिटी निकालें, क्या निकालें, रिलेटिव परमेबिलिटी। तो रिलेटिव परमेबिलिटी निकालते हैं तो क्या होता है, म्यू आर होता है, और म्यू आर इज इक्वल टू क्या होता है सर, म्यू अपॉन म्यू नॉट, है ना। मीडियम का परमेबिलिटी अपॉन वैक्यूम की परमेबिलिटी होती है। और म्यू एम इज इक्वल टू क्या आ जाता है सर, म्यू एम इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है म्यू आर इंटू म्यू नॉट। ये आता है, याद आ रहा है ना। तो ये हमारे पास देखने के लिए मिलता है। अब अगर ये देखने के लिए मिलता है तो अगर हम ये चाहें यहाँ पे रख दें, मतलब मीडियम की परमेबिलिटी अगर हम यहाँ पे रखें, ठीक है ना, तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे म्यू एम है ना, यहाँ पे रख दो, तो एल एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल एम इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा म्यू एम की जगह पे ये रख दो म्यू आर फिर म्यू नॉट ए एन स्क्वायर इंटू एल होगा। अब देखो इस पूरे को पकड़ो, ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है सर, ये वैक्यूम की क्या है सर, इंडक्टेंस है। वैक्यूम के अंदर जो इंडक्टेंस पैदा होता है, तो इसका मतलब एल एम इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, म्यू आर यल वैक्यूम। दिख रहा है, पहले कैमरे के अंदर देख लें, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। क्या हुआ सर, वैक्यूम के अंदर जो इंडक्टेंस पैदा हो रहा था उसमें म्यू आर से मल्टीप्लाई हो गया कि नहीं हो गया। देखो तो वैक्यूम के अंदर जो इंडक्टेंस पैदा होता है उसमें म्यू आर से मल्टीप्लाई हो गया, यानी बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, है ना। तो ये कहने का मतलब है, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब घटेगा तो घटा भी देगा, ये भी है, ये रिलेटिव परमेबिलिटी से हो रहा है। ये जो है ये क्या है, ऐसे समझो कि मान लो जो म्यू एम की वैल्यू है, म्यू एम की वैल्यू अगर वो बड़ी होगी, मतलब सपोज कर लो कि यहाँ पे क्या होगा बड़ा और ये क्या होगा छोटा, यानी इसके रखने से ज़्यादा फायदा हो रहा है। भाई म्यू बड़ा होने से क्या फ़ायदा, म्यू बड़ा होने से फ़ायदा ये कि मैग्नेटिक फील्ड उसमें आराम से पास कर रही है, तो उसकी वैल्यू और क्या होगी, बड़ी होगी। और इसकी तब इस कंपेरिजन में वैक्यूम से क्या हो जाएगी, छोटी। तो अगर छोटी होगी ये बड़ी होगी, कैसे समझो, ये छोटी ये बड़ी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। लेकिन ऐसा हुआ कि ये क्या हो गया, ये छोटा, और ये क्या हो गया, ये बड़ा हो गया। मतलब जो आपने यहाँ पे मीडियम रखा, वो मीडियम के थ्रू जो पास होने वाले मैग्नेटिक फील्ड नंबर्स हैं वो घट गए। मतलब मैंने कोई ऐसा सब्सटेंस रख दिया जिससे पहले जितना जा रहा था अब उससे कम जा रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, इसकी ज़्यादा। तो उस केस में क्या होगा, छोटा मिलेगा मुझे, वो छोटा, तो ये क्या कर देगा, इंडक्टेंस भी क्या कर देगा, छोटा। आई होप समझ गया होंगे, ठीक है ना। ये थोड़ा सा इधर उधर बस हुआ है, बट समझ में आ गया होगा।
तो ये पहला था, ये दूसरा था और ये तीसरा। तीसरे को मैंने प्रॉपर आपको समझा दिया, ठीक है ना। तीसरा पूरा जगह लिया है, मतलब ये कहने का मतलब है, ठीक है ना। जहाँ तक देख सकते हैं वहाँ तक सब क्या है, तीसरा ही है। तो तीनों का मतलब समझ में आ गया कि जो इंडक्टेंस होता है किसके ऊपर डिपेंड करता है सर, एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड करता है, एंड और किसके ऊपर, कि मीडियम की परमेबिलिटी कैसी है, ठीक है ना, परमेबिलिटी ऑफ मीडियम। तो समझ में आ गया होगा। इसको आप नोट डाउन करेंगे किस तरीके से कि सर एल किस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, डिपेंडेंस ऑफ एल। ओके क्लियर। तो इस तरीके से हम लोगों ने इंडक्टेंस के बारे में समझ लिया। अगेन इंडक्टेंस के बारे में मैं क्या बता दूं सर, मैं ये बताना चाहता था कि इंडक्टेंस का मतलब जो विरोध करेगा करंट का, कि जब किसी वायर के अंदर करंट पैदा होगा तो उसके अपोजिशन में करंट पैदा करता है, दैट इज द इंडक्टेंस। इंडक्टेंस एक प्रॉपर्टी है किसी भी करंट कैरिंग वायर की, ठीक है ना। और ऐसा करंट कैरिंग वायर होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए जिसके अंदर करंट कैसा हो, चेंजिंग, तभी आपको सेल्फ इंडक्टेंस देखने के लिए मिलेगा, अदरवाइज देखने के लिए मिलेगा नहीं। क्योंकि भाई अगर आपने करंट पैदा किया है, स्पेशली ये आया था चेंजिंग करंट के दौरान, है ना, तभी ये पैदा होगा। अच्छा अगर मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि अगर मैंने चेंजिंग करंट नहीं दिया तो क्या दिक्कत हो जाएगी, तब क्या इंड्यूस करंट नहीं आएगा, तो भी आएगा, तब मुझे मैग्नेटिक फील्ड पे काम करना पड़ेगा। मैग्नेटिक, अरे भाई मेरे पास तो 75 या 473 तरीके में इंड्यूस करंट पैदा कर सकता हूँ। मुझे करना क्या है, मुझे सिर्फ एक काम करना है, मुझे सिर्फ एक काम करना, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने के मेरे पास कितने तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, है कि नहीं है। जैसे मेरे पास पहला तरीका ये कि जो मैग्नेटिक फील्ड दे रहा हूँ वही मैं क्या करूँ, वेरी करके दूँ। मेरा कांस्टेंट है, मतलब करंट कांस्टेंट हो जिसके अंदर दे रहा हूँ, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स बार बार क्या कर रहा हूँ, मैं चेंज कर रहा हूँ, तो भी हो जाएगा, इंड्यूस करंट आ जाएगा। या मैं इसी को क्या कर रहा हूँ, इसी को मूव करा रहा हूँ, मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स भी कांस्टेंट है और इसके साथ साथ ये मेरा करंट जो है वो भी कांस्टेंट है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है और करंट भी कांस्टेंट है। मैं इसी को मूव करा रहा हूँ, जो कंडक्टर लिया हूँ, बार बार इधर उधर कर रहा हूँ, तो इससे भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, तो भी इंड्यूस करंट पैदा होगा। तो इंड्यूस करंट कभी भी आएगा, लेकिन ये बात ध्यान देनी है कि इंड्यूस करंट आएगा तो इसका मतलब क्या करने के लिए आएगा, विरोध करने के लिए, ठीक है ना। और मैग्नेटिक फ्लक्स में जब चेंज आएगा तभी ये आएगा, ऐसे नहीं कि अपने मन से आ जाएगा। क्लियर। क्योंकि अगर ऐसा होता तो जितना भी करंट इस समय आप देख रहे हैं, ठीक है ना, मतलब जो भी वायर के अंदर करंट पैदा हो रहा है उस सबके अंदर ये इंडक्टेंस होता है, लेकिन इंडक्टेंस सबके अंदर अभी नहीं है क्योंकि चेंज नहीं आ रहा है। ये क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का काम करता है। जैसे मास काम करता है वैसे इनर्शिया ये इलेक्ट्रिकल इनर्शिया के रूप में वर्क करता है, ठीक है। दो बातें क्लियर। अभी एक चीज़ मैं भूल गया हूँ, उसको मैं बता देता हूँ। मेनली अभी तक हम लोगों ने एल और सी का रिलेशन नहीं दिखाया, कैसे मीडियम वाला वर्क ये कर रहा है। अभी ये तो समझ में आ गया कि कैसे ये आर से डिपेंड कर रहा है, आर से कैसे रोल निभा रहा है, आर के जैसा, है ना, देखो दिखा दिया। अब देखते हैं मीडियम के जैसे कैसे उसमें मीडियम वाला खेल होता है, सेम इसमें मीडियम कैसे होता है चेंज। तो देखो ये मीडियम का खेल समझ में आ गया। एल एम इज इक्वल, मीडियम का जो इंडक्टेंस होता है वो रिलेटिव परमेबिलिटी मल्टीप्लाई बाई वैक्यूम का इंडक्टेंस बराबर हो रहा है ना। वैसे ही हम देखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ मीडियम, यानी अगर हम दो कैपेसिटर के बीच में एक मीडियम डाल देते हैं तब जो वैल्यू आती है वो रिलेटिव परमेबिलिटी, ठीक है ना, वहाँ पे परमिटिविटी होती है स्पेशली, ठीक है ना, वहाँ पे परमिटिविटी आ जाती है। तो रिलेटिव परमिटिविटी इनटू क्या, वैक्यूम के कैपेसिटेंस के बराबर होता है। देखो वो कैसे आता है, देखो मेनली वहाँ पे आप सेम काम करोगे। मैं मिटा रहा हूँ इसको यहाँ से, इसको देख लो। तो इसके बाद इंडक्टेंस की कहानी यहाँ पे क्या हो जाएगी, खत्म। उसके बाद हमारे पास सेकेंड नंबर का इंडक्टेंस आएगा जिसको बोलते हैं हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है ना। वो भी इसी का जुड़वा भाई है, बस तरीका अलग हो जाएगा तो नया इंडक्टेंस पैदा होगा। तो जैसे मेरे पास दो प्लेटें हैं, इन दो प्लेट्स के अंदर कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब वैक्यूम है, ठीक है, वैक्यूम है। तो वैक्यूम का जो कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है, E0 A/D होता है। ये किसका है, वैक्यूम का। इसमें तामझाम नहीं लेंगे हम, ठीक है ना, वैक्यूम का है। लेकिन अभी मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, मैंने कोई मीडियम डाल दिया। क्या कर दिया, कोई मीडियम डाल दिया, ठीक है ना। अब मैं मीडियम डाल दूंगा तो जाहिर सी बात है तब इस मीडियम का अगर हम परमिटिविटी देखें तो परमिटिविटी क्या हो जाएगा सर, EM हो जाएगा, है ना, एप्सिलॉन। वैसे तो एप्सिलॉन बोलते हैं इसको, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट था लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन M हो जाएगा।
क्योंकि मीडियम की परमिटिविटी है। परमिटिविटी और परमिबिलिटी में कोई डिफरेंस नहीं, सब सेम काम करता है ना, बस क्या होता है नाम अलग हो गया। जैसे परमिटिविटी और परमिबिलिटी दोनों यही बोलते हैं कि भैया परमिटिविटी बोलती है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को जाने के लिए कितना आसानी प्रोवाइड करा सकती है, और परमिबिलिटी जब बोल दिया तो इसका मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड को जाने के लिए कितना आसानी से रास्ता दे सकती है, यानी कितना आसानी से जाने दे सकती है। ठीक, तो ये बात हो गई। अब ध्यान से समझना, अगर मैं यहाँ पे निकालूं कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस ऑफ मीडियम इज इक्वल टू ई एम इंटू ए अपॉन डी होगा, है ना, बिल्कुल। अब जैसा मुझे पता है कि अगर मैं ई आर निकालूं, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है ना, रिलेटिव परमिटिविटी अगर मैं निकालूं तो ये तो फ्री स्पेस की थी, ये मीडियम की परमिटिविटी थी, तो क्या होता है मीडियम की परमिटिविटी अपॉन फ्री स्पेस की परमिटिविटी होता है। ई नॉट को इधर कर दो तो ई एम इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास सर, ई आर इंटू ई नॉट, इस चीज़ को यहाँ पे पुट कर दो, है ना, तो सी एम इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, इसके जगह पे मैं पुट कर देता हूँ तो मुझे मिल जाएगा, यहाँ पे सी है, सी एम इज इक्वल टू यहाँ पे ई आर इंटू ई नॉट इंटू ए अपॉन पूरे के नीचे डी आ जाएगा, हो जाएगा। मेनली आप सबको पता है इस पूरे का मतलब क्या है, वैक्यूम की कैपेसिटेंस, है ना, तो वैक्यूम का कैपेसिटेंस सी एम इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, ई आर इंटू कैपेसिटेंस ऑफ वैक्यूम, ठीक है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सेम कहानी हुई कि नहीं हुई सर, एल एम इज इक्वल टू एल सॉरी म्यू आर इंटू एल वैक्यूम। ठीक, देखो सेम कहानी सेम तरीके से ट्रीट कर रहा है नहीं कर रहा है इंडक्टेंस, जैसे इंडक्टेंस मीडियम के रिस्पेक्ट में काम करता है वैसे ही जो हमारा कैपेसिटेंस है वो भी मीडियम के रिस्पेक्ट में सेम काम करता है। ठीक है, दोनों बातें क्लियर हैं, अगर दोनों बातें क्लियर हैं तो फिर आपको पूरा लेक्चर समझ में आ गया। ओके, तो इंडक्टेंस की यहाँ से कहानी खत्म होती है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जहाँ पे हम म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ेंगे। आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एमर्स।